देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो ना क्या दिया हुआ है। बेटा कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 - tan a अपॉन 1 - cot a। इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आंसर आना चाहिए tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a देखते हैं। बेटा आप शायद पहली बार क्लास लेते हो। 1 to 3 तो चलती है बेटा मैथ्स की, और 4 to 6 चलती है बायो की। वीक में 3 डेज चलती है इस टाइम पे, ठीक है। और बाकी जो क्लासेस रेगुलर चलती हैं वो अलग हैं। ये वाली जो क्लास है 10:30 वाली, ये क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ्स के लिए है, और बाकी के 3 दिन बायो के लिए है, ठीक है। तो चलती क्लास रेगुलर, कंफ्यूज नहीं हो। देखो अब इसमें देखते हैं बेटा, जैसे एक बार ये वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं हम, ये आंसर लेके आते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, वो आंसर लेके आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर a = बेटा होता है sec स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर a = होता है cosec स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूले में एक बार एलएचएस वाले पार्ट में अप्लाई करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा। तो एलएचएस वाले पार्ट में लगाएंगे दोनों फॉर्मूले, तो यहाँ से हमें मिलेगा, ऊपर तो बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर, नीचे बन गया cosec स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर लेके आना है। कैसे लेके आएगा? sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं। अब ये sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और cos स्क्वायर a 1 के साथ रहेगा, ये नीचे आएगा। तो बेटा हो गया ये tan स्क्वायर a, क्योंकि sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, ठीक है। एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया, इसको लिख लो, फिर दूसरा वाला पार्ट करते हैं। एक पार्ट तो हमने कर लिया, तो दूसरा वाला पार्ट कैसे करते हैं? दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या करना है? 1 - tan a अपॉन 1 + cot a, सॉरी 1 - cot a। इसको भी सॉल्व करके हमें लेके आना है tan स्क्वायर a। कैसे लेके आते हैं वो देखो देखो बेटा, अब इस वाले पार्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस पे ध्यान दो। 1 - tan a क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ये ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है आपका 1 - cos a अपॉन sin a। यही आएगा बेटा, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान दो। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम लेंगे, नीचे वाले पार्ट में भी हम एलसीएम लेंगे। जब ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? देखो एलसीएम आ गया आपका cos a, ऊपर लिखा जाएगा cos a - sin a, cos a - sin a। नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं,
नीचे वाले पार्ट का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास साइन ए। एलसीएम तो आगे बेटा उसका साइन ए, और लिखा जाएगा क्या ऊपर, साइन ए माइनस कॉस ए। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 पार्ट हो गए, ए अपॉन बी सी अपॉन डी। तो नीचे वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर वाले के पास में। तो जब हम नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के पास भेजेंगे तो साइन ए चला जाएगा इसके पास और ये रहेगा इसके पास। ऐसे 2 पार्ट बन जाएंगे। तो देखो 2 पार्ट क्या आएंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन ए। नीचे वाले पार्ट में साइन ए माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई रहेगा साइन सॉरी कॉस ए रहेगा बेटा, कॉस ए। बाहर रहेगा आपका होल स्क्वायर। इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो इसके बाद बेटा इसमें ऊपर वाले में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर वाले पार्ट में माइनस कॉमन लूंगा तो वो साइन ए माइनस कॉस ए बनेगा, और आगे जो साइन ए है वैसे कैसे, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, फिर ऊपर कॉस ए नीचे, ये ऐसे कैसे। बेटा यहाँ से दोनों पार्ट हट गए। ये माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब माइनस का टेन ए बन गया। माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो बन गया टेन स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं ना। जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, नोट कर लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1। cosec ए प्लस cot ए। ये है, देखो फटाफट क्या है। देखो बेटा इसमें हमें आरएचएस में जो लेके आना है वो देखो। आरएचएस में हमें cosec और cot का पार्ट लेके आना है। आरएचएस में cosec और cot का पार्ट लेके आना, जिसको cosec बनाए और cot बनाए तो बेटा ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों पार्ट है उनमें अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं थोड़ी साइन से, तो साइन से डिवाइड करने में क्या बचेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए, दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाला पार्ट तो हो जाएगा आपका cos ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, फिर आएगा 1 अपॉन साइन ए। ये नीचे वाले पार्ट में भी डिवाइड करना है, तो जब नीचे वाले पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस 1 अपॉन
साइन ए। दोनों में ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड किया तो जो पार्ट बनेगा हमारे पास वो क्या आएगा, ये बेटा बन गया cot a -1 प्लस cosec a। नीचे वाला पार्ट बनेगा आपके पास cot a +1 माइनस cosec a। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है? जल्दी से देखो फिर आगे। इसके बाद क्या करना है हमें, ऊपर जो cot a है बेटा, cot a प्लस cosec a, इसको एक साथ लिख लेते हैं। नीचे वाले पार्ट को ऐसे कैसे छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, cot a माइनस cosec a +1। नीचे वाले को तो नहीं छड़ा हमने, लेकिन जो ऊपर 1 लिखा है, ऊपर जो माइनस में 1 आएगा तो 1 को बेटा हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद जो लिखा जाएगा, इधर तो आ गया आपका cosec a प्लस cot a। एक तो ये पहला ब्रैकेट ऐसे कैसे लिखा है, ऑर्डर चेंज करके लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ गया, अरे काहे का एंटर गया सब, एंटर से क्या होगा, नहीं वेट उड़ गया सब उतार लेते, तो उतार लेते। देखो बेटा आगे इसमें हो क्या है, यहाँ तक समझ में आएगा आप लोगों को। cosec a प्लस cot a मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, ये सेम ऐसे कैसे। इसके बाद में जो ये लिखा हुआ है इसको समझना ध्यान से, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो इसका मतलब है a माइनस बी और a प्लस बी। cosec a माइनस cot a और एक आएगा cosec a प्लस cot a। तो हम यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला लगा देते हैं। इतना करने के बाद अपॉन में जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, ये आ गया cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब देखना बेटा, ये तो पहला ब्रैकेट ये है, दूसरे ब्रैकेट में दो ब्रैकेट एक साथ हैं, लेकिन हम ये मानेंगे कि सेकंड वाले पार्ट में पूरा एक ही पार्ट है। एक तो इसमें आप जैसे मैं रेड से मार्क करता हूँ, ध्यान देना, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो मैं इसको बाहर लूंगा, क्या लिखा जाएगा देखो, यहाँ से मैंने cosec a प्लस cot a बाहर ले लिया बेटा, cosec a प्लस cot a ये ले लिया बाहर। तो ब्रैकेट में मेरे पास बच गया 1 माइनस cosec a माइनस cot a, ये बच गया। और नीचे जो था वो ऐसे कैसे है, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, cosec a प्लस cot a, ये एज इट इज है फर्स्ट वाला ब्रैकेट। सेकेंड वाले ब्रैकेट में 1 माइनस cosec a प्लस cot a, और जो नीचे वाला पार्ट है ये मिला लेना। अब इसमें क्या क्या है,
क्या नीचे वाला पार्ट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है? चेक कर लेना, ये दोनों के दोनों सेम है बेटा। ये करवा देते हैं बेटा 9, काफी आसान चैप्टर है। आप इसमें 2-3 चीज बता रहा हूँ, वो अच्छे से समझना। अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक पार्ट पूरा हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको पढ़ लेना अच्छे से। एप्लीकेशन क्या है वो बताते हैं। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन भेजूंगा आपको ना, एक पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगी और उसके क्वेश्चन लगाना। बुक के क्वेश्चन ही कुछ अलग होंगे तो आपको ट्राई करने हैं, फिर हम उसको सोल्व भी करेंगे एक क्लास में। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है? देखना इसको समझो बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दीवार पे रखा है या किसी बिल्डिंग की छत पे रखा हुआ है, और ये है बिल्डिंग, ये है ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। ये जमीन है, यहाँ ये बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग की टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बिल्डिंग की टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप ग्राउंड पे खड़े हो यहाँ पे। यहाँ कौन खड़ा है? आप खड़े हो, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्व करने वाला खड़ा है जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये लोग ऐसे बना देते हैं, ये ऑब्जर्वर की आंख है, आई ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हो, तो अगर वो ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है। तो जो ऑब्जर्वर देखेगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो ऐसे देखेगा बेटा, ऐसे ही तो देखेगा। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऐसे देखेगा। जिस लाइन के अकॉर्डिंग जो देखता है उसको बोलते हैं हम LOS। LOS मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है लाइन ऑफ साइट। तो जो LOS मतलब है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट रहेगी हमेशा ऑब्जर्वर की आंख से लेकर ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जर्वर की आंख से लेकर ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगी, ठीक है। और ये आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड बोलो इसको या हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलो। या इसको क्या बोल रहे? हॉरिजॉन्टल। तो बेटा जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन, ध्यान से समझना, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो आपके पास लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक बात याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्लेन आप वहीं से देखेंगे जहां ऑब्जर्वर खड़ा है। अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा होता तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये आता ऊपर वाला। अभी वो ग्राउंड पे बैठा है तो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा कैसे? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है
ये मान लो बन गया इसका एंगल। तो यही जो थीटा लिखा है मैंने, वही क्या होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा नीचे की तरफ, जब ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हो, ऑब्जेक्ट ऊपर। तो ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बात समझ में, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको नोट कर लो, फिर और देखते हैं जल्दी से। हाँ बेटा, प्रसून कुमार समझ में आ रहा है? आ रहा है। साक्षी, अक्षिता, ये चीज तो बिल्कुल सेम है, बस इसको बदल दिया है। ऑब्जेक्ट देखो बेटा ध्यान से, हम आगे पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? जब हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला आदमी छत पे खड़ा है, मतलब बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर बिल्डिंग की टॉप पे। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होगा। जब ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है, तो लाइन ऑफ साइट तो ऐसे आएगी, यहाँ से देखेगा नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ देखेगा। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन वहां से होगा जहां आपका ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर खड़ा है अब ऊपर छत की तरफ, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वही हमारा क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। आगे बात समझ में। अब मैं बताना चाहूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, तो बेटा ये जो हमारा थीटा है, यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ गए बात को? एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होगा। ठीक है, इस बार जो ऑब्जर्वर है छत पे खड़ा है तो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होगा, लाइन ऑफ साइट पे ये होगी, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बेसिक चीज है, बस देख लेना इसको। बाकी अगली क्लास में भी एग्जाम्पल करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना। ठीक है बेटा, आज की क्लास के यहीं तक, मिलते हैं थोड़ी देर बाद अगली क्लास में।